एक सेशन में 10 क्वेश्चन खत्म। चलिए, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। आज होगा करेंट अफेयर। करेंट अफेयर होगा आज आपका 26 जून 2023 से लेकर 2 जुलाई 2023। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रतिदिन एक पेज स्पीडी करते हैं, ठीक ना। और उसके बाद फिर होता है स्पीडी जीके, स्पीडी करेंट और स्पीडी साइंस, फिर होता है लूसेंट। 5 पेज लूसेंट, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, अति महत्वपूर्ण। चलिए अब हाँ भेजे। चलिए हो गया। क्या हुआ? चलिए, क्वेश्चन है आपका, नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल है? भारत। यानी कि आर्टेमिस प्रोग्राम जो है नासा और भारत के इसरो मिल के जो है ना बना रहा है, ठीक ना। आर्टेमिस मिशन में कौन कौन है? नासा और इसरो, भारत का इसरो, ठीक ना, भारत का इसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और नील कहाँ की नदी है? मिस्र की, बात समझे। और नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? विक्टोरिया झील से होता है, विक्टोरिया झील से होता है। चलिए, बहुत अच्छा है। बताइएगा, ब्रिटेन में डायरेक्टर की मानक उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ, संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डायरेक्टर की उपाधि किसे दिया गया है? शंकर महादेवन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। इफ्को जो है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, नैनो यूरिया जो है ना कौन सा कंपनी बना रहा है? इफ्को। कौन बना रहा है? इफ्को। नैनो यूरिया क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे हम लोग एक बोरा यूरिया लेते हैं ना, तो वो एक बोतल में उतना काम करेगा, बात समझे। एक बोतल में हम यूरिया को छिड़कते हैं, ये जो है लिक्विड फॉर्म होता है, इसका पानी मिलाकर स्प्रे करते हैं, ठीक ना। हाँ, तो नैनो यूरिया कौन बना रहा है? इफ्को। कौन बना रहा है? इफ्को कंपनी। आज समझौता किसके साथ किया? इफ्को अमेरिका के साथ। किसके साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितस्ता महोत्सव जो है ना कहाँ मनाया गया है? सिंपल सा है, वितिस्ता। वो झेलम नदी को कहा जाता है। वितिस्ता किसका नाम है? झेलम नदी का। तो ये कहाँ होगा? झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो महोत्सव भी कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। वितिस्ता महोत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर। वितिस्ता महोत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर। बताइएगा, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पे कौन है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी। यानी कि एशिया में 1 नंबर पे यूनिवर्सिटी कौन है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी। कौन सा है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आयुर्वेद गुणवत्ता सम्मेलन, वैश्विक औषधि गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। वैश्विक औषधि गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने? NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च किया है? NHAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा, ध्यान से सुनिएगा, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ? जेद्दा में। कहाँ हुआ? जेद्दा में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? ऐसे कतर में नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? फीफा कतर। लेकिन फीफा क्लब वर्ल्ड कप बोलेगा तो जेद्दा। कहाँ हुआ है? जेद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? MIT। कौन रहा है? MIT। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? MIT। कौन रहा है? MIT। अच्छा
अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिम्फनी टू जैज, सिम्फनी टू जैज पुस्तक, जैज सिम्फनी टू जैज पुस्तक किसका है? अंकित खेमका। सिम्फनी टू जैज पुस्तक किसका है? अंकित खेमका। किसका है? अंकित खेमका। बताइएगा, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। बताइएगा, किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तमिलनाडु। कौन जीता है? तमिलनाडु। बताइएगा, वन टेप वन ट्री, वन टेप वन ट्री अभियान शुरू किया है कौन? उत्तर प्रदेश। कौन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। कौन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। वन टेप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश। बताइएगा, किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू किया है? कनाडा ने। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू किया है? कनाडा। कौन? कनाडा। अगला क्वेश्चन है, कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत। कौन जीता है? भारत। कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कौन जीता है? भारत। कौन जीता है? भारत। हराया किसको? ईरान को। किसको हराया? ईरान को। चिखल काली उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा। चिखल काली उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा। चिखल काली उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा। बताइएगा, नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन बना है? चंडीगढ़। कौन बना है? चंडीगढ़। बताइएगा, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। बताइएगा, पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन। पेन पुंटर पुरस्कार माइकल रोसेन। पेन पुंटर पुरस्कार माइकल रोसेन। चलिए, बताइए, अधिवृक्ष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? वृक्क के ऊपर स्थित होता है। कहाँ होता है? वृक्क के ऊपर। बताइएगा, अधिवृक्क ग्रंथि जो है, जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि लैंड, एड्रिनल लैंड कहते हैं जिसको, अधिवृक्क ग्रंथि। बताइएगा, का मुख्य कार्य क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? उत्तेजना। हाँ, जब टेंशन होता है ना, तनाव की स्थिति में हार्मोन का स्रावन करता है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है, जब तनाव होता है, टेंशन होता है, तो जो टेंशन देता है, जो हार्मोन निकलता है ना टेंशन के समय, वो अधिवृक्क ग्रंथि से ही निकलता है। यानी जब आपको टेंशन होगा शरीर में, तो जो हार्मोन निकलेगा वो अधिवृक्क ग्रंथि से ही निकलेगा। बस समझें, टेंशन देने वाला हार्मोन कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। चलिए, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? बात समझे, अधिवृक्क ग्रंथि को ही कहते हैं लड़ो और उड़ो। ठीक ना? बताइएगा, अधिवृक्क ग्रंथि को कितने भागों में बांटा जाता है? हाँ, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदरूनी भाग को कहते हैं मेडुला। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंदरूनी भाग को मेडुला। अधिवृक्क ग्रंथि के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, अंदरूनी भाग को मेडुला। बताइए, मेडुला से निकलने वाले 2 हार्मोन का नाम बताइए। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। हम बात समझे, मेडुला से निकलने वाला हार्मोन कौन है? एड्रीलिन और नॉर एड्रीलिन। बात समझे, एड्रीलिन और नॉर एड्रीलिन। बात समझे कि नहीं? मेडुला से निकलने वाला 2 हार्मोन कौन कौन है? एड्रीलिन और नॉर एड्रीलिन। ठीक ना? बताइएगा, कोई बताइए, एड्रीलिन हार्मोन का काम क्या है? एड्रीलिन हार्मोन का काम क्या है? जब हृदय स्पंदन होता है, यानी कि हृदय एकाएक रुक जाता है, तो फिर से इस चालू किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हृदय एकाएक रुक जाता है, तो उसको फिर से चालू करता है कौन? एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक ना? एड्रीनलिन हार्मोन। बात समझे, जब हृदय अचानक रुक जाता है, तो फिर से शुरू किया जाता है
एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा। नीचे होगा, नीचे होगा, नीचे होगा, बहुत नीचे होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। एड्रेनलिन हार्मोन कब स्टार्ट होता है? जब हार्ट अटैक आता है ना, तो हृदय से फिर से स्टार्ट करने के लिए, ठीक ना, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावन होता है। आइए उत्पन्न जो होता है, क्रोध हो गया, भय हो गया, डर हो गया, गुस्सा हो गया, इस सब के समय, जैसा अभी हम हंस मुख रहे हैं, तो एड्रेनलिन ग्रंथि जो है ना अभी दबा हुआ है। मान लीजिए अभिषेक अभी टेंशन में आ जाए अचानक, तो कौन इस पर हावी हो गया? हाँ, एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन ज़्यादा होने लगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉर्टेक्स में विकृति होने पे कौन सा रोग होता है? बॉक्स में होगा एडिशन। कॉर्टेक्स में विकृति होने पे कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग होता है। बात समझें, कॉर्टेक्स में विकृति होने पे कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग होता है। अब कॉर्टेक्स से निकलने वाला 3 हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिलोकार्टिकॉइड्स और लिंक हार्मोन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लूको है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्या करेगा? उपाचन करेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आगे बढ़ जाइए। चलिए अब आइए जनन ग्रंथि की ओर। जनन ग्रंथि, चलिए बताइएगा, अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है या पुरुष में पाया जाता है? महिलाओं में। बताइएगा, अंडाशय से कौन कौन हार्मोन निकलता है? हाँ, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन और रिलेक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन और रिलेक्सिन, ठीक ना, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन और रिलेक्सिन। चलिए बताइएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना, कहाँ से निकलता है? वृषण से। कहाँ से निकलता है? वृषण से, ठीक ना। ये हो गया पुरुष से निकलने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और महिला से निकलने वाला 3 हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन और रिलेक्सिन। और पुरुष से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन पुरुष से निकलता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से आगे बढ़िए। अब आ जाइए श्वसन तंत्र में। अब आ जाइए श्वसन तंत्र में। आ जाइए श्वसन तंत्र में आ जाइए। श्वसन तंत्र का प्रमुख भाग क्या है? श्वसन तंत्र निकाल लीजिए, निकाले हैं? हाँ, श्वसन तंत्र का प्रमुख भाग क्या है? फेफड़ा। क्या है? श्वसन तंत्र का प्रमुख भाग क्या है? फेफड़ा। श्वसन तंत्र का प्रमुख भाग क्या है? फेफड़ा। श्वसन मार्ग क्या क्या है? ध्यान से सुनिएगा, श्वसन मार्ग क्या क्या है? नासा मार्ग हो गया, ग्रसनी होगा। नासा मार्ग हो गया, ग्रसनी हो गया। उसके बाद कहाँ जाएगा? रेरिक्स में। उसके बाद कहाँ जाएगा? रेरिक्स में। ध्यान से, नासा मार्ग हो गया, ग्रसनी हो गया, नासा मार्ग हो गया, ग्रसनी हो गया। उसके बाद हो गया रेरिक्स, जिसको कहेंगे स्वर तंत्र, जिसको कहेंगे स्वर तंत्र। उसके बाद हो गया ट्रेकिया। उसके बाद हो गया ट्रेकिया। उसके बाद हो गया बोंकाई। उसके बाद हो गया बोंकाई। उसके बाद हो गया बोंकाई। उसके बाद हो जाएगा फेफड़ा। वहाँ लिखल होगा बोंकियोल्स भी लिखल होगा, तो दोनों को एक ही मानिए, तो ध्यान से, नासा मार्ग से कहाँ जाएगा हवा? नासा मार्ग से ग्रसनी। ग्रसनी से कहाँ जाएगा? रेरिक्स में। ग्रसनी से कहाँ जाएगा? रेरिक्स में। ग्रसनी से कहाँ जाएगा? रेरिक्स में। रेरिक्स के बाद कहाँ जाएगा? ट्रेकिया में। रेरिक्स के बाद कहाँ जाएगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद कहाँ जाएगा? बोकाइल्स में। बोकाइल्स में कहाँ जाएगा? बोकाइल्स में कहाँ जाएगा? बोकाइल्स में कहाँ जाएगा? बोकाई या बोकाइल्स या ब्रोक्योल्स, जो बोलना है बोलिए। ब्रोक्योल्स बोलिए, ब्रोकाई बोलिए, दोनों में जो बोलना है बोलिए, ठीक ना। टेकिया के बाद कहाँ जाएगा? बोकाई में। टेकिया के बाद कहाँ जाएगा? बोकाई में। टेकिया के बाद कहाँ जाएगा? बोकाई में। बोकाई के बाद कहाँ जाएगा? फेफड़े में, ठीक ना। नसा मार्ग ग्रसनी, नासा मार्ग ग्रसनी, स्वरतंत्र, टेकिया, ब्रोकाई और के बाद फेफड़ा। ब्रोकाई या ब्रोक्योन्स कहते हैं, ब्रोकाई में ही होता है छोटा छोटा कण, ठीक ना, ब्रोक्योन्स। ये हो गया क्या? श्वसन मार्ग हो गया। ये हो गया श्वसन मार्ग, ठीक ना। देखिए, यहाँ से हम सांस लेते हैं, यहाँ से सांस लेते हैं, ठीक ना। यहाँ सांस लेते हैं, यहाँ गया, और यहाँ से भोजन करते हैं। तो इधर से श्वास नली हो गया,
ये हो गया भोजन नली। यहाँ पे दोनों मिल जाता है, यहाँ पे दोनों मिल जाता है, ठीक ना। आप लोग जब खाना खाते होंगे तो हिचकी उठता होगा, हाँ, हिचकी उठता। आप लोग सुनते हैं ना, खाना खाने समय बोलना नहीं चाहिए, खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ये पता है क्यों? हाँ, हाँ, जब आप खाना खाते समय बोलिएगा तो आपका श्वास नली खुल जाएगा। श्वास नली जैसे खुलेगा तो भोजन चल जाएगा। कहाँ? श्वास नली में भोजन चल जाएगा। श्वास नली में अब आपको आने लगेगा हिचकी, बस हो जाए, गला लगने लगेगा, बस समझे। तो वहाँ पे जो है ना एक मतलब ये आता है, पैदा आता है एपिग्लॉटिस, बस समझे। जैसे आप भोजन करते हैं ना तो एपिग्लॉटिस जो है ना बंद कर देता है, श्वास नली को क्या कहता है वहाँ बंद। अब तनिए देर हम निकलते हैं तो जैसे हम भोजन यहाँ से निकलते हैं तो थोड़ा देर के लिए बंद होने के बाद दम नहीं टूट जाएगा, बस समझे कि नहीं। तो वहाँ श्वास नली को क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो श्वास नली और भोजन नली के बीच में क्या रहता है? एपिग्लॉटिस रहता है। क्या रहता है? एपिग्लॉटिस रहता है, बात समझे। एपिग्लॉटिस नामक पैदा रहता है, बात समझे कि नहीं। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है कौन? एपिग्लॉटिस। कौन रोकता है? एपिग्लॉटिस। कौन रोकता है? एपिग्लॉटिस, ठीक ना। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, नासामाय का काम क्या है? सूंघने का काम है। क्या है? सूंघने का काम है। नासामाय का काम क्या है? सूंघने का काम है। बताइएगा, नासामाय में प्रतिदिन कितने जो है ना म्यूमस का सेवन होता है? ½ लीटर। प्रतिदिन कितना म्यूमस का सेवन होता है? ½ लीटर। और म्यूकस जो है ना का सेवन कहाँ होता है? नासामार्ग में। कहाँ होता है? नासामार्ग में। कितना होता है? ½ लीटर। और इसका काम क्या है? जैसे धूल कण हो गया, जीवाणु होगा, उसको रोकता है। जैसे हम सांस लेते हैं ना तो सांस के साथ धूल कण भी जाता है, जीवाणु भी जाता है, तो उसको अंदर जाने से रोकता है कौन है? म्यूमस। कौन रोकता है? म्यूकस। म्यूकस। म्यूकस कौन रोकता है? म्यूकस। चलिए उसका, अच्छा एक बात बताइए, ऐसे कीजिए, ये है ना, ये निकल रहा है ना कंठवा, ये जो नहीं कहता है कंठ निकलता है, हाँ, कहता है कंठ निकलने के बाद जवान हो जाता है लोग, ऐसा कहता है। कंठ फूटता है तो मैंने फूटल है। अब आपका अब अंदर चल यहाँ निकला रहता है, हाँ, तुम्हारा है, मेरा भी है, छोटी की है, ये है। तो इसको क्या कहते हैं? जो कंठ, गला में जो कंठ निकलता है उसको क्या कहते हैं? एडम्स एपल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एपल। गला में जो कंठ निकला हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? एडम्स एपल। क्या कहते हैं? एडम्स एपल। सही है ना मेरा रे? एडम्स एपल क्या कहते हैं? एडम्स एपल। चलिए आगे बढ़िए। हाँ बताइएगा, अब आइए डायरेक्ट फेफड़ा में पहुँच जाइए। डायरेक्ट पहुँचे फेफड़ा में, डायरेक्ट पहुँचे फेफड़ा में। पहुँच गए हैं? फेफड़ा में पहुँचे ना, वहाँ हेडिंग होगा फेफड़ा। बताइए फेफड़ा का रंग कैसा होता है? लाल। फेफड़ा का रंग कैसा होता है? लाल। अच्छा एक बताइए, 2 गो फेफड़ा होता है, ठीक ना। फेफड़ा के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। फेफड़ा के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। और इसमें बताइए दोनों फेफड़ा समान होता है, लंबाई का होता है, बड़ा और छोटा होता है। जो दायां वाला होता है फेफड़ा वो बड़ा होता है, ठीक है। दायां वाला फेफड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन यहाँ से जो मुद्दे की बात है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये है फेफड़ा जो है ना किस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है? फेफड़ा किस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है? प्यूरल मेम्ब्रेन। हाँ, प्यूरल मेम्ब्रेन। प्यूरल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं झिल्ली कहते हैं, मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं झिल्ली। प्यूरल झिल्ली से, बात समझे। फेफड़ा किस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है? प्यूरल झिल्ली से। प्यूरल झिल्ली से, याद रखिएगा। फेफड़ा किस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है? हाँ, मेम्ब्रेन को ही कहते हैं हिंदी में झिल्ली, ठीक ना। प्यूरल झिल्ली, प्यूरल झिल्ली से। अगला क्वेश्चन बताइए, हमारे वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन है? 21%। कितना है? 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 21%। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कौन चीज़ लेते हैं? एक ऑक्सीजन हम जब लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21% ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो कितना परसेंट कितना परसेंट? 17%। हम लेते हैं 21%। और 4% कौन चीज़ के रूप में निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। लेकिन जब हम लेते हैं तो मेरा 21% ऑक्सीजन अंदर गया
लेकिन उसमें से 4% बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। 4% बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझे हम, तो याद रखिएगा। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं, 4%। कितना परसेंट, 4%। चलिए एक बात बताइए, सांस के द्वारा प्रतिदिन लगभग कितना लीटर पानी बाहर निकाला जाता है, 400 ml। सांस के द्वारा प्रतिदिन 400 ml पानी बाहर निकालते हैं, ठीक ना। बताइएगा, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं शरीर के अंदर, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं शरीर के अंदर, तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। बात समझे। बताइएगा, हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना % परिवहन होता है, हाँ 10 से 20%। कितना परसेंट, 10 से 20%। हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना % परिवहन होता है, 10 से 20%। अब प्लाज्मा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परिवहन होता है, 7%। प्लाज्मा के द्वारा 7%। अब बाइकार्बोनेट के द्वारा कितने % कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, 70%। क्वेश्चन पूछ देगा, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक परिवहन किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में। स्वतंत्र रूप में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, बात समझिए, मिश्रण रूप में रहता है, विभिन्न रूप में रहता है। बात समझिए, जैसे कुछ हीमोग्लोबिन में घुल गया, कुछ प्लाज्मा में घुल गया, कुछ बाइकार्बोनेट में घुल गया, विभिन्न रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। बात समझिए। अब कितना % हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, 4%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लाज्मा में घुलकर क्या बनाता है, CO2 प्लाज्मा में घुलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। CO2 प्लाज्मा में घुलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। बताइएगा, श्वसन जो होता है ना, श्वसन के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। श्वसन के कितने प्रकार हैं, 4। वायु श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। बात समझे। श्वसन जो होता है, वायु श्वसन होता है, गैसों का परिवहन होता है, आंतरिक श्वसन होता है और कोशिकीय श्वसन होता है। बात समझे। ठीक, अब आते हैं वायु श्वसन, आंतरिक श्वसन, गैसों का परिवहन और कोशिकीय श्वसन। बस समझिए, कोशिकीय श्वसन है, कोशिका में एक हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका है, क्रियात्मक और रचनात्मक। यानी ऑक्सीजन जब कोशिका में घुस गया तो हो गया कोशिकीय श्वसन। चलिए आगे बढ़िए। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, एनारोबिक और रोबिक, एरोरोबिक। ठीक ना, अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। बताइएगा, यानी कि अनऑक्सी श्वसन जो है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अनऑक्सी श्वसन जो होगा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दरोगा में पूछ चुका है। ठीक ना, 2213 दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। जो क्वेश्चन पूछा है कुछ देर में बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक ना, हाँ, तो अनऑक्सी श्वसन नामे है अनऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। बताइएगा, अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज किस में टूटता है, लैक्टिक अम्ल में टूटता है। मांसपेशियों में ग्लूकोज जो है अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज मांसपेशियां में टूटता है, कौन सी में, लैक्टिक अम्ल। कौन सी बनाता है, लैक्टिक अम्ल। लेकिन हमारे मांसपेशी में, सुनिए पहले, ग्लूकोज जो है अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज मांसपेशियां में बनाता है क्या, लैक्टिक अम्ल। यही जब दौड़ता है कोई, सुनिए पहले, जब कोई दौड़ता है, ठीक ना, तो ऑक्सीजन जो हमारे पैर में ऑक्सीजन सही रूप से नहीं पहुंच पाता है। बात समझे, ऑक्सीजन सही रूप से नहीं पहुंच पाता है हमारे मांसपेशियों को, तो वहाँ श्रवण होता है लैक्टिक अम्ल का। किसका होता है, लैक्टिक अम्ल का। यही लैक्टिक अम्ल के श्रवण के कारण पैर हाथ हम लोग का क्या करता है, दर्द करता है। बात समझे कि नहीं। यानी कि लैक्टिक अम्ल जो बनता है कहाँ बनता है, मांसपेशी में। कहाँ बनता है, मांसपेशी में। अब कौन किससे बनता है, ग्लूकोज से। किससे बनता है, ग्लूकोज से। बात समझेंगे ना, बात समझे। यही लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, थकान, दर्द होता है। बात समझे, समझे कि नहीं। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, मांसपेशी में। लेकिन जीवाणु और ईस्ट की कोशिका में
जीवाणु और ईस्ट की कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है कौन? इथाइल अल्कोहल। मांसपेशी में बनेगा लैक्टिक अम्ल, मांसपेशी में बनेगा लैक्टिक अम्ल। जीवाणु ईस्ट में बनेगा इथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। बताइए, अनऑक्सी श्वसन के संपूर्ण प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। बात समझे? संपूर्ण परिक्रम, अनऑक्सी श्वसन के संपूर्ण परिक्रम को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। बात समझे कि नहीं? इसमें यहाँ से मुद्दे की बात है, यहाँ कितने एटीपी का निर्माण होता है? ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक ना? कितने? 2 एटीपी का निर्माण होता है। सुनिए पहले आगे, अनऑक्सी श्वसन के अंत में क्या बनता है? हाँ, अनऑक्सी श्वसन के अंत में क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। अब पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु। पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु। बात समझे? अनऑक्सी श्वसन में अंत में क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल बनते हैं, अंत में क्या बनते हैं? पायरुविक अम्ल। बात समझे कि ना? अनऑक्सी श्वसन को संपूर्ण प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। इसके अंत में क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल। क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल बनेगा। ओके। हमारे ग्लूकोज हमारे मांसपेशियों में किसका निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का। किसका निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का। लेकिन ईस्ट या बैक्टीरिया के कौन सी का निर्माण करेगा? उसके सही में इथाइल अल्कोहल का। ये पूरा हो गया अनऑक्सी श्वसन। अब आते हैं हम कहाँ? ऑक्सी श्वसन। कहाँ आते हैं? ऑक्सी श्वसन। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सी श्वसन ध्यान से, एकदम बहुत ध्यान से, ठीक ना? बात समझे? अच्छा, एक चीज़ तो हम भूल गए थे। आई नीतू, चलिए अब आइए ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ऑक्सी श्वसन क्या? ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो है ना, सुनिए, ऑक्सी श्वसन जो होता है इसमें अनऑक्सी श्वसन के संपूर्ण प्रक्रम को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ऑक्सी श्वसन को 2 भागों में बांटते हैं। ऑक्सी श्वसन को कितने भागों में? यहाँ हो गया ग्लाइकोलिसिस, यहाँ हो गया ग्लाइकोलिसिस, और यहाँ हो गया क्रेब्स चक्र। बात समझे? तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होता है ऑक्सी श्वसन में भी होता है और अनऑक्सी श्वसन भी होता है। कंफ्यूजन नो, यहाँ से 2213 दरोगा का क्वेश्चन है, नहीं समझी? ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है ऑक्सी श्वसन में भी होती है, अनऑक्सी श्वसन में होती है। ओके, दोनों में होता है। ऑक्सीजन शरीर में मिले या नहीं मिले, हाँ, ऑक्सीजन मिलेगा फिर भी तुम्हारे शरीर में बनेगा कौन चीज? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशी में क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। और नहीं मिलेगा फिर भी बनेगा लैक्टिक अम्ल। बात समझिए? यानी ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है अनऑक्सी ऑक्सी दोनों में होता है। बात समझिए? अनऑक्सी श्वसन के अंतिम रूप में क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। 2 पायरुविक अणु का निर्माण होता है। ओके, एकदम। और लेकिन ऑक्सी श्वसन में एक नया होता है क्रेब्स चक्र। कहाँ? क्रेब्स चक्र। यानी कि हम जो भी अब पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र के विषय में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रेब्स चक्र का जो खोज किया था इसको कहते हैं EMP पथ, एमंडेन, मेयरहॉफ और पार्सन, ठीक ना? हाँ सॉरी हाँ सॉरी, ग्लाइकोलिसिस का खोज किया था। हाँ, EMP पथ कहते हैं, एमंडेन, मेयरहॉफ और पार्सन। ये याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ऑक्सी श्वसन। ध्यान सुनिए, ऑक्सी श्वसन में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। कितने एटीपी अणु? 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। अब आइए क्रेब्स चक्र की ओर। कहाँ आइए? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया था? हैंस कर्बर ने, ठीक ना? कब किया था? 1937 में हैंस ने, ठीक ना? अगला क्वेश्चन जो दरोगा का क्वेश्चन था, ठीक ना, ये था क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बात समझे कि नहीं? क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस, एनर्जी का पावर, ऊर्जा का पावर हाउस। क्यों? क्योंकि अभी देखिएगा सारा एनर्जी जो उत्पन्न होगा कहाँ होगा? क्रेब्स चक्र में ही होगा। और क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझे? अब बताइए, अनऑक्सीय श्वसन में कितने पायरुविक अम्ल बना था? 2 पायरुविक अम्ल। अब यहाँ याद रखिए, एक ऑक्सीय श्वसन में एक पायरुविक अम्ल से 18 एटीपी का निर्माण होगा। एक पायरुविक अम्ल से कितना? 18 एटीपी का। एक पायरुविक अम्ल से कितना? 18 एटीपी का। अब कितने पायरुविक अम्ल बना था? 2 पायरुविक अणु बना था। कितने? 2। तो एक पायरुविक अम्ल से 18 एटीपी, तो 2 गो से कितना? 36 एटीपी। कितना? 36 एटीपी। ठीक ना? अब देखिए, तो हमारे शरीर कितने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होगा? 36 + 2। ग्लाइकोलिसिस में कितना हुआ था? 2 ना। ग्लाइकोलिसिस में कितना? 2 गो। और यहाँ कितना? 36 गो। 36। हाँ, वही तो हम बोले, 2 पायरुविक अणु का निर्माण हुआ। एक पायरुविक अणु से 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। बस समझिए, तो 2 गो से कितना होगा? 36। और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में मात्र 2 एटीपी का ही निर्माण होता है। मात्र 2 एटीपी। तो 36 + 2 38 एटीपी। बात समझे? तो माइटोकॉन्ड्रिया, सुने पहले, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने एटीपी का निर्माण होगा? 36 एटीपी का। और ग्लाइकोलिसिस में कितना होगा? 2 एटीपी का। कुल मिला के कितना होगा? 38। क्रिस्टल क्रिया होगा। सिर्फ बोलेगा हमारे शरीर में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? 38। कितना? और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितना? 36। कारण कि 2 गो ग्लाइकोलिसिस में होता है। बात समझे कि नहीं? चलो, तो हमारे शरीर में कितने? 38 एटीपी। चलिए आगे बढ़िए। श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। हाँ, श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। हाँ, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक ना? चलिए, ये हो गया आपका श्वसन हो गया। ये हो गया श्वसन से संबंधित सारा प्रश्न। बढ़िया। चलिए, अब एक छोटा सा बॉक्स होगा, उसको देख लीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा? इससे भी 4.2 कैलोरी। और 1 ग्राम वसा से कितना? 9.1। सब नहीं मिलेगा। बताइएगा, प्रोटीन का खोज किसने किया था? बर्जीलियस। प्रोटीन का खोज कौन किया था? बर्जीलियस। बताइएगा, हमारे शरीर में पोषण में आइए ना, पोषण चैप्टर में आइए। ठीक ना? हमारे शरीर में बताइए, ऊर्जा की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? लेकिन हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? वसा से। वसा से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 1 ग्राम वसा से 9.1 जूल। बात समझे? कहीं 2 भी लिखा मिल सकता है। बात समझे कि नहीं? समझे? बताइएगा, विटामिन सी का निर्माण किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। किससे होता है? विटामिन सी का निर्माण कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन सी का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट से। अब आइए प्रोटीन में। प्रोटीन का खोज किसने किया था? बर्जीलियस। बताइएगा, हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल की ज़रूरत होता है? हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्ल का ज़रूरत होता है, लेकिन 10 अमीनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है। 10 अमीनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है, और 10 हम बाहर से लेते हैं। अब प्रोटीन का काम क्या है? हाँ, जैसे यहाँ मारे कोशिका नष्ट हुआ है, तो टूटे फूटे का क्या करेगा? मरम्मत करेगा। टूटे फूटे का क्या करेगा? शरीर निर्माण का जो काम करेगा प्रोटीन करेगा। शरीर निर्माण का काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। चलिए आगे बढ़िए। अब एक महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। चलिए,
प्रोटीन देखो ना, पोषण 10 पोषक पदार्थ गए 10 चैप्टर। देखो प्रोटीन के महत्वपूर्ण काम में ये कोशिकाओं, जीवद्रव्यों, ऊतकों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कोशिका, जीवद्रव्य और ऊतकों का निर्माण करता है। अब बताइएगा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशी-योकर रोग। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशी-योकर रोग, बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशी-योकर रोग। और क्या कहते हैं? और मरासमस रोग होता है, रोग होता है, ठीक है। 2 होता है, क्वाशी-योकर और मरासमस रोग होता है प्रोटीन के कमी से। चलिए आइए बताइएगा, वसा जो है ना, वसा किसका वसा में क्या क्या रहता है बताइए तो? कौन कौन तत्व रहता है? हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वसा में क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वसा में क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बताइएगा, वसा जो है ना, वसा कितने डिग्री पर ठोस अवस्था में रहता है? 20 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 20 डिग्री पर। वसा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। अब समझिए, संतृप्त वसा क्या होता है, असंतृप्त वसा क्या होता है। और संतृप्त वसा होता है नारियल का तेल, तार का तेल, ठीक ना, पॉम ऑयल। हाँ, इस संतृप्त एकदम हम लल्लन टॉप बताएंगे दोनों का ट्रिक। संतृप्त आज के बाद कहियो न भूलिएगा, संतृप्त वसा और असंतृप्त। हाँ, यहाँ से लेके हाई सब तो कहियो न भूलेगा, यहाँ से ऐसे आप बीच से निकल जाएगा, हम लोग ये सब कहियो न भूलेंगे। आप भी उधर कहाँ हैं तो आप भी नहीं भूलिएगा। देखिए, नारियल तेल आप लोग तो निहार तेल लगाते होंगे, हम लोग गांव घर का है नारियल तेल नहीं लगाते हैं। नारियल तेल जो जम जाता है, नारियल तेल जो जम गया वो संतृप्त हो गया। घी जम जाता है संतृप्त, बस समझे। जो जमा है, अब हमेशा आप लोग लगाइएगा बढ़िया तेल, क्या करें, डायमंड, बस समझे। तब कहाँ से देखिएगा जमने वाला तेल नहीं लगाती है। जो निहार वगैरह नारियल तेल लगाती है वो जानते हैं, जो जम गया हो गया संतृप्त, बस समझे, सिंपल वे में। जो जम गया वो, अब जो भी है जो जम गया वो हो गया संतृप्त। तो एक बात बताइए, संतृप्त फायदेमंद है या असंतृप्त फायदेमंद है? अरे संतृप्त कैसे? घी खाई पेट में जम गया, 20 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो जम गया, निकल गया तोंद, बस समझिए। तो हार्ट अटैक सब किससे होगा? संतृप्त से होगा, बात समझे कि नहीं? आज जैसे सरसों तेल जमता नहीं ना है, ओके। तो हम यहाँ बातें डुप्लीकेट करने के लिए, हम डुप्लीकेट आदमी नहीं हैं, एकदम ईमानदार आदमी है, बातें करेंगे ईमानदारी, बात समझे कि नहीं? संतृप्त और असंतृप्त हम समझा दिए ना, हम समझाने चले आप लोगों को संतृप्त और असंतृप्त, आप लोग कहीं पता है। और ये जो है ना, वसा कहाँ रहता है? त्वचा के नीचे। कहाँ रहता है? त्वचा के नीचे। जैसे आप सही में फैक्ट रहेगा ना तो चमकिएगा, जैसे आप लोग के सही में फैक्ट है तो आप लोग चमक रहे हैं, मेरे सही में फैक्ट नहीं है तो हम काला है, ब्लैक है, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं है, ये हो गया आपका पोषण कंप्लीट। चलिए यहीं हम क्लोज। चलिए बताइएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? आउटर ग्रंथि से होता है। आउटर ग्रंथि को ही कहते हैं थायरॉइड ग्रंथि, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण जो है ना, किस रूप में किया गया? राधा के रूप में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण किस रूप में क्या है? राधा के रूप में क्या है बताइएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? अंडियार। कहाँ है? अंडियार में। कहाँ है? अंडियार, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, मद्रास में है। बताइएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है? बल को। किसको? बल को। बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। कौन है? आशापूर्णा देवी। बताइएगा, कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907। 1907 की अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस। कौन किया था? रास बिहारी बोस। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। बताइएगा, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब। बताइएगा, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट किससे हुआ था?
औरंगजेब के साथ हुआ। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल शासक किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। बताइएगा शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। कौन किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। बताइएगा अलीपुर बम कांड, अलीपुर बम कांड में चित्तरंजन अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास। किसने किया था? चित्तरंजन दास। बताइएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर है। बताइएगा प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा है? हरि सेन ने। किसने लिखा है? हरि सेन ने। बताइएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। बताइएगा मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1883 में। कब हुआ था? 1883 में। बताइएगा संताल विद्रोह का नेता कौन है? सिंधु और कानून। कौन है? सिंधु और कानून। बताइएगा नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। बताइएगा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। बताइएगा 61वां, हाँ 1989। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड है। क्या है? रैंड है। बताइएगा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलज़ारीलाल नंदा। कौन बने? गुलज़ारीलाल नंदा। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ है। बताइएगा यूएसए द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम का नाम क्या है? लिटिल बॉय। प्रथम परमाणु बम का नाम क्या है? हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या है? लिटिल बॉय। क्या है? लिटिल बॉय। बताइएगा उत्तरी कमांड कहाँ है? सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। बताइएगा डेंगू जो होता है किसके कारण होता है? वायरस के कारण, विषाणु के कारण होता है डेंगू जो है। बताइएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है? हाँ 149 मिलियन किलोमीटर। बताइएगा भक्ति आंदोलन का नेता कौन? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य। बताइएगा आनंद डेयरी फार्म कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। आनंद डेयरी फार्म कहाँ है? गुजरात। बताइएगा सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कौन है? कपास। कौन है? कपास है। बताइएगा किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का हीरा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का हीरा कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। बताइएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? ईडा का संबंध किस क्षेत्र से है? बीमा से। किससे है? बीमा से। बताइएगा एड्स का नामकरण कब हुआ था? 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। बताइएगा शेयर बाजार का नियंत्रक कौन है? सेबी है। चलिए अब होगा साइंस में मॉडल सेट 202, मॉडल सेट 202, 203, 204। बताइएगा फूल वाले पौधा को क्या कहते हैं? फेनरोगेम्स। क्या कहते हैं? फेनरोगेम्स। बताइएगा मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटिक अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटिक अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। बताइएगा चूहा में क्रोमोसोम 40, चूहा में 40। बताइएगा काली खांसी किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। किसको? श्वसन तंत्र को। बताइएगा समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। हृदय से आने वाले रक्त का कितना परसेंट भाग गुर्दे को मिलता है? किडनी को मिलता है 24%। बताइएगा फूलों के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस की। किसके? फास्फोरस के। फूलों के पुष्पन के लिए फास्फोरस की। बताइएगा जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होता है?
लूसीफेरिन किसके कारण होता है? लूसीफेरिन। जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होता है? लूसीफेरिन के कारण होता है। बताए बोलिएगा, बिना निषेचन के अंड कोशिका के किस विकास को कहते हैं? बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी। ये नया क्वेश्चन है भैया, ध्यान से सुनिएगा। ए भैया लूसेंट में नहीं है ये क्वेश्चन, लूसेंट में नहीं है, ध्यान से सुनिए। बिना निषेचन के अंड कोशिका का विकास क्या कहलाता है? बिना निषेचन के अंड कोशिका का विकास क्या कहलाता है? पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी। ये लूसेंट में नहीं है। बताइएगा, कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? छोटी और बड़ी। ताली बजा रहे हैं। आज एक बार ये ताली नहीं बजा था। बताइएगा, आलू में किस लवक की अधिकता होती है? अवर्णी लवक। किसकी? अभिषेक जी इसी दुनिया पे है ना, क्या बताइएगा? अवर्णी लवक जो होता है फूल में होता है, पत्ती में होता है, कहाँ होता है? हाँ, अवर्णी लवक कहाँ होता है? इंतजार कीजिए, सही जान रहे हैं, जान रहे सही। हाँ, कहाँ होता है? फूल में होता है, तना में होता है, हाँ? जड़ में होता है। हम इसीलिए जड़ नहीं बोल रहे थे। अवर्णी लवक कहाँ होता है? जड़ में होता है। कहाँ होता है? जड़ में होता है। बताइए, चलिए। टेडपोल क्या है? मेढक का लावा है। टेडपोल क्या है? मेढक का लावा है। क्या है? मेढक का लावा है। ये भी क्वेश्चन लूसेंट में नहीं है। ए भैया, मेरे लूसेंट वाला भैया जो कहते हैं कि स्पीडी नहीं पढ़ेंगे, कौन सी है स्पीडी? देख स्पीडी कौन सी है, स्पीडी क्यों पढ़ना है? देखो, कैटरपिलर क्या है? कैटरपिलर क्या है? तितली का लावा। ये भी लूसेंट में नहीं छो भैया रे, नहीं छो लूसेंटवा में। दरोगा हम पूछी तो एगो क्वेश्चन चली जाए, मेरिट नहीं बनतो, जानबे नहीं करे मेरिट के नाम बने छो। हाँ, और लड़का सबके खास करके हाई सबके तो। अच्छा, क्वेश्चन है भैया मेरे, कैटरपिलर क्या है? कैटरपिलर क्या है? तितली का लावा है। तितली का लावा है। चलिए, जलीय जंतु में श्वसन के अंग क्या है? कलोम। क्या है? गिल्स जिसको कहेंगे, गिल्स या कलोम एक ही बात है। बताइएगा, ऑमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? प्रोटीन की। ऑमलेट बनाने पर प्रोटीन के, ऐसे कोई भी चीज़ हम गर्म करेंगे ना तो प्रोटीन नष्ट हो जाता है। प्रोटीन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। चलिए बताइएगा, सरसों का वनस्पति नाम क्या है? बेसिका नाइग्रा। बेसिका नाइग्रा। सरसों का वनस्पति नाम क्या है? बेसिका नाइग्रा। बताइएगा, आलू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? बालू बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? सेमोफाइट। क्या कहलाता है? सेमोफाइट। बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? सेमोफाइट। बताइएगा, जंतु के शरीर के बाहर जो उत्तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे यहाँ लिखा है एपिथीलियम। ऐसे, हाँ, जंतु में शरीर के बाहर जो उत्तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एपिथीलियम। ऐसे देखो, बाह्य त्वचा को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और वहाँ होगा जंतु में हो गया एपिथीलियम। बताइएगा, वर्गीकरण की इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है। बताइएगा, चाय का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बताइएगा, दालचीनी का वनस्पति नाम क्या है? सिनामोमम जिलेनिकस। सिनामोमम जिलेनिकस। दालचीनी का वनस्पति नाम क्या है? सिनामोमम जिलेनिकस। बताइएगा, गन्ने का रस से प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज। क्या कहते हैं? सुक्रोज। बताइएगा, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया है? कॉल्फ ने। किसने किया है? कॉल्फ। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया है? कॉल्फ ने। बताइएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ है? नागपुर। कहाँ है? नागपुर। बताइएगा, डोप परीक्षण
किससे संबंधित? ए भैया ए भैया ए भैया ए लुसेंट वाले भैया, ये भी क्वेश्चन लुसेंट में नहीं है। कितना अच्छा लॉलीपॉप क्वेश्चन आज जानबे करते हैं। इस वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट रहता है। डोप परीक्षण किससे संबंधित है? मूत्र से। किससे है? मूत्र से। डोप परीक्षण किससे संबंधित है? मूत्र से। बताइएगा, नवजात शिशु को BCG का टीका जन्म के कितने समय के बाद लगाना? 7 दिन के बाद। BCG का टीका 7 दिन के बाद लग जाए। हाँ, 7 दिन के बाद लिखा गया है। नवजात शिशु को BCG का टीका जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाना चाहिए? 7 दिन के अंदर। चलिए ठीक है। आई तो लाइकेन तो कहिया से हम पढ़ रहे हैं। कवक और शैवाल का पहला प्यार, फर्स्ट प्यार है। बताइएगा आप लोग, इंसुलिन जो है ना किसके उपापचयन को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज। बात समझ, इनडायरेक्ट आपको ग्लूकोज ना देके क्या दे दिया? कार्बोहाइड्रेट। आप ऑप्शन में खोजते रहिए ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, कहीं नहीं मिलेगा। बताइएगा, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी। क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी। चलिए, अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? सोरोसिस। क्या है? सोरोसिस। अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? सोरोसिस। किसका है? सोरोसिस। बताइएगा, चमड़े की बाह्य सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। वही ना अभी बताएं, चमड़ा का जो बाह्य सतह है वो क्या होता है? एपिडर्मिस। ठीक ना। जंतु के शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एपिथेलियम। क्या कहते हैं? एपिथेलियम। बताइएगा, कांच किस प्रकार का ठोस है? और क्रिस्टलीय ठोस है। बताइएगा, सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है किससे? माइक्रोन से। किससे मापा जाता है? माइक्रोन से। बताइएगा, अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रक्षेप का मार्ग का आकार कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार। अत्यधिक ऊंचाई पर फेंके गए प्रक्षेप का मार्ग का आकार कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार। चलिए, ये हो गया आपका साइंस। चालू कीजिए। चालू है, अब बंद करने गए थे। चलिए जलवा दिखाइएगा। हाँ 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 हाँ, दिखाइए दीजिए। हाँ चलिए बोलिए तो। देखिएगा, अभी जलवा दिखाएगा। मतलब ऐसा ही वीडियो सुन के जो है ना, अभी भाग सुनाएगा, 1 से 12 भाग तक बोलेगा पूरा ही है। चलो बोलो, चलो बोलो जल्दी से। आप ही पूछिए। हाँ नहीं पूछिए ना। अभिषेक पूछो तो। आओ इधर। चलिए, जय हिंद। आप लोग इसी तरह आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। लेकिन बहुत कम प्यार देते हैं, ठीक ना? लेकिन कोई बात नहीं है, जितना भी प्यार देते हैं बहुत ज़्यादा है। हाँ, जानते हैं एक बात, वीरेंद्र सहवाग का जो एक लाइन है, बोलता था क्या, मतलब अगर वो 1 रन भी बना के आता था तो बोलता था हम कम से कम तो 1 रन बना के आए हैं। क्या अचीव किए? 1 रन। तो 1 आदमी देख रहा है तो कम से कम 1 आदमी तो देख रहा है ना। चलिए, उसी के लाइन को अपना के खुश रहते हैं। जैसे वीरेंद्र सहवाग 1 रन पे भी आउट होके जो है ना खुश रहता है, मस्त रहता है। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चलिए।